मैं जानना चाहूँगी कि आपने होम्योपैथी और नेफ्रोलॉजी में अपनी जर्नी कैसे शुरू की? मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो फिर मेरी जान जो बची थी वो होम्योपैथी से बची थी। नेफ्रोटिक के मैम सिम्टम्स क्या होते हैं? कि पेशाब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पास होता है। तो मैम किडनी डिजीज़ को हम लोग अर्ली स्टेज पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किडनी की जो बीमारी है उसका डिटेक्ट करना सबसे आसान है। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होम्योपैथी और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन किडनी केयर के लिए कितना पावरफुल हो सकता है? एलोपैथिक में वर्ल्ड वाइड किडनी फेलियर 1% भी ठीक हो जाए ऐसी कोई दवाई नहीं होती है कि आप लास्ट डॉक्टर हो जिसको कि मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं आपके बाद किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। तो ये पेशेंट जो है 25 ईयर्स का था और इसका ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। रथ यात्रा करी 21 दिन की लखनऊ में, ब्लड प्रेशर और अगर डायबिटीज़ है, ये दो चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, और ख़ास तौर से मैं योगा प्रमोट करती हूँ। होम्योपैथी और नेफ्रोलॉजी का पावरफुल ब्लेंड, जहां डायलिसिस के ऑप्शंस के अलावा भी एक रे ऑफ होप होती है, स्पेशली क्रोनिक किडनी फेलियर जैसे टफ कंडीशंस में। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन से कई जिंदगियां बदली हैं। वेलकम टू दी शो डॉक्टर लुबना कमल। मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। तो मैम आज का ये डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल होगा। हम लोग बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे, होम्योपैथी, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। Definitely. लेकिन ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने होम्योपैथी और नेफ्रोलॉजी में अपनी जर्नी कैसे शुरू की? देखिए, होम्योपैथी की कहानी तो ये है कि मैं जब बहुत छोटी थी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और सारे पीडियाट्रिशियंस सारी दवाइयाँ दे करके फेल हो चुके थे। तो बस ये था 104 105 बुखार आ जाता था और वो किसी भी तरह से कम नहीं होता था। तो फिर मेरी जान जो बची थी वो होम्योपैथी से बची थी। तो तब से मैं होम्योपैथिक दवाई ही खाती थी और इस तरह से फिर इंटरेस्ट भी था, तो फिर आ गए होम्योपैथी में। और नेफ्रोलॉजी की जहाँ तक बात थी तो मेरा कज़न एक था, उसको बचपन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, तो वो बहुत सफ़र किया उसने। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि बड़े होकर के कुछ नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड ऐसी दवाई होनी चाहिए है। नेफ्रोटिक के मैम सिम्टम्स क्या होते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक्चुअली छोटे बच्चों को यूजली होता है, मतलब साल भर 10 साल टीन्स तक ये यूजली होता है। बड़ों को भी हो सकता है, बट यूजली बच्चों को होता है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सूजन आनी शुरू होती है और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। कभी कभी बिल्कुल बच्चे गुब्बारे की तरह, उनका मुंह इतना ज़्यादा वो हो जाता है, पेट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है। हाँ जी। और इसमें दूसरा सिम्टम ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पास होता है। तो जब माँ बाप देखते हैं सूजन आ रही है और बच्चों को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, तब पता चलता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। तो और नेफ्रोटिक सिंड्रोम कभी कभी जो है वो जेनेटिक होता है, जेनेटिक कारण होते हैं उसके, जन्म से होती है कई प्रॉब्लम्स। और कभी कभी जो ज़्यादा हम लोगों को केसेस मिलते हैं वो एक्चुअली छोटे बच्चों को, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ और उसमें सही इलाज नहीं हुआ, या क्वैक ने कोई दवाई दे दी या स्टेरॉइड्स दे दिए या बहुत हार्ड एलोपैथिक दवाइयाँ दे दी गई, तो बस वो फौरन किडनी या लिवर पे असर कर सकती है। और किडनी पे असर होता है तो वहाँ से नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्ट होता है। तो मैम किडनी डिजीज़ को हम लोग अर्ली स्टेज पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो इजीली इग्नोर भी हो जाते हैं? देखिए, किडनी डिजीज़ में ये बताना चाहूँगी कि जो मेजर 4-5 किलर्स हैं, जिसमें से कि हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या कैंसर है, या लिवर है, किडनी है। किडनी की जो बीमारी है उसका डिटेक्ट करना सबसे आसान है और उससे बचना भी सबसे आसान है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मेजर किलर्स हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो लगभग फ्री का होता है, कि ब्लड प्रेशर। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और अगर उसको मान लीजिए कि नहीं है तो चेक करते रहिए, और अगर है तो उसको कंट्रोल में अगर आप रखते हैं, जैसे जंक फूड अवॉइड करें, नमक जो है वो बहुत ज़्यादा ना खाएं, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो अवॉइड करें, तो बहुत हद तक किडनी की बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी बीपी का इशू है तो आप बीपी को स्टेबल रखिए अपने। किडनी का एक्चुअली जब किडनी ख़राब होना स्टार्ट होती है तो बहुत सारे केसेस में 70, 80, 90% केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके। तो अगर आपने ब्लड प्रेशर डिटेक्ट कर लिया
दूसरी बात ये कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया तो किडनी को कम से कम आप फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। और बाकी अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक कर ली, दवाइयाँ वगैरह अच्छे से कर ली, तो उसको कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है। और होम्योपैथी से तो डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है किडनी फेलियर। तो मैम आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होम्योपैथी और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन किडनी केयर के लिए कितना पावरफुल हो सकता है? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। देखिए एलोपैथिक में वर्ल्ड वाइड किडनी फेलियर 1% भी ठीक हो जाए ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। किडनी फेलियर एलोपैथिक दवाइयों से रिवर्स नहीं हो सकता है, होम्योपैथी से ही हो सकता है। बट चूँकि पहले हमारे पास यूजली जब पेशेंट आता है तो वो किसी न किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास से होकर के आता है। जब उसको कहीं कोई इलाज नहीं मिलता तभी पेशेंट्स होम्योपैथिक दवाई के लिए आते हैं। तो हम उनकी एलोपैथिक दवाई बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं। अच्छा। जो जैसे चल रहा होता है, जो मैनेजमेंट की जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट ने दवाई लिखी होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो आयरन के लिए हो, चाहे वो कैल्शियम के लिए हो, फास्फोरस के लिए हो, यूरिक एसिड के लिए होती है, जो भी दवाइयाँ चल रही होती हैं हम उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बस ये है कि पेशेंट को हम अपनी दवाई स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयों में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यस मैम, क्योंकि ये बहुत सुना गया बात है कि होम्योपैथी और एलोपैथी में को बहुत एक तो ड्यूरेशन के एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद खाना चाहिए, या अगर आप एक कंज्यूम करें तो दूसरा नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा जो है मैं बताना चाहूँगी कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किडनी फेलियर पेशेंट्स को ट्रीट करने में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमने मतलब मैं और मेरी टीम ने ट्रीट किए हैं। 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमने देखे हैं और हमने एक भी पेशेंट की दवाई कोई बंद नहीं करी। और 1 मिनट के अंतर पे हम बताते हैं कि आप एलोपैथिक खा रहे हैं तो आप 1 मिनट के अंतर पे होम्योपैथिक दवाई खा सकते हैं। तो आज तक किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 20,000 से ज़्यादा मैं पेशेंट्स देख चुकी हूँ और सबको हमने एक ही एडवाइस दिया है। सो प्लीज़ बी श्योर कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और ये डेफिनेटली खाया जा सकता है साथ में। मैम ये बहुत बड़ा मिथ आपने ब्रेक किया। बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। यस। तो मैम जैसा अभी आपने कहा कि आप खुद फूड पॉइजनिंग की आप शिकार रही बचपन में और आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी और होम्योपैथी ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आपके पास ऐसी कोई पेशेंट की स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? डेफिनेटली मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं वो बताने में कि हमारे पास जो है एक पेशेंट आया था जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था। ओके। और उसके बाद वो आया तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात ये भी बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी से बहुत एडवांस्ड किडनी फेलियर में या और भी जो बीमारियां हैं, लिवर सिरोसिस है या कार्डियक प्रॉब्लम है या इवन कैंसर्स हैं, बहुत एडवांस्ड भी हैं, तो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी के ट्रांसप्लांट, जिनका ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि दोबारा ट्रांसप्लांट करना होगा, आप दूसरा ऑर्गन लेकर आइए, 10-20 लाख रुपया लेकर के आइए। और वो पेशेंट उन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उन्होंने डायलिसिस भी नहीं कराया, वो हमारे अंडर ट्रीटमेंट में रहे। एक पेशेंट उनमें से यहाँ पे गुड़गांव में उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया है दोबारा से, ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होने के बावजूद। तो ये जो कहानी है जो पेशेंट की, तो ये जो है ट्रांसप्लांट का ही पेशेंट था और ये आया तो इसने सबसे पहली बात ये कही हमसे कि आप लास्ट डॉक्टर हो जिसको कि मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं आपके बाद किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि मैंने ज़मीन वगैरह बेच करके ट्रांसप्लांट करवाया था पीजीआई लखनऊ में। तो ये पेशेंट जो है 25 इयर्स का था और इसका ट्रांसप्लांट हुआ था और वो रिजेक्ट हो गया था। तो उसने बोला क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं बचा है, हमने ज़मीन बेच करके ट्रांसप्लांट करवा लिया। उसके बाद दवाइयों में 20-25 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ थी। एक्चुअली उसी में उसको प्रॉब्लम हुई, उसको ये मालूम नहीं था पहले से कि 20,000 रुपये महीने की दवाई खानी होगी। उसने कुछ दिन खाने के बाद उसको छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई और उसने कहा कि अब आपसे जो कुछ हो सकता है आप करो, इसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो मतलब मैं अंदर से बिल्कुल हिल गई। मैंने दवाई दी उसको, कुछ दिन बेटर भी रहा, फिर उसके बाद वो गायब हो गया। तो मुझे उसकी जो मतलब जो कुछ उसने बताया ना, तो मैं एकदम हिल गई थी। फिर मैंने ये काम नए सिरे से स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा रथ यात्रा करी 21 दिन की लखनऊ में।
उसके मतलब चर्चा WHO में भी जा कर के मैंने वहाँ पर वेबिनार हुआ था WHO का, उसमें भी उसके बारे में बताया। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया ना, ब्लड प्रेशर और अगर डायबिटीज़ है, ये दो चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, और ख़ास तौर से मैं योगा प्रमोट करती हूँ कि स्पेशली अगर आप योगा से और नेचुरल मीन्स से उसको कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली 70% पेशेंट्स को बचाया जा सकता है किडनी फेलियर से। और ये सारा जो सजेशन है मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जो हैं हमारे स्टेट के, और तमाम और लोगों को जो भी बड़े बड़े मतलब उस पर हैं, पद पर हैं, उन सबको ये सजेस्ट किया है कि क्योंकि इसमें मतलब 10 रुपये से भी कम लगता है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में, तो आप अगर इतना सा पैसा स्पेंड कर दें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की चेकिंग में, तो आप कम से कम 70% लोगों को बचा सकते हैं। उसके अलावा जो किडनी फेलियर के जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, केवल क्रेटिनिन और यूरिन एल्ब्यूमिन करवा लें, वो भी 100 रुपये के अंदर होता है। 100 रुपये में मतलब अगर सरकार चाहे तो वो जाहिर है कि 50 रुपये में भी हो सकता है। तो उससे आप बहुत सारे लोगों को डायलिसिस से बचा सकते हैं, ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं, और किडनी फेलियर से डेफिनेटली 70% लोगों को डेफिनेटली बचाया जा सकता है। मैम ये रथ यात्रा जो जिसके बारे में आप बता रही थी, उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। हमने एक व्हीकल को रथ के फॉर्म में सजाया था, और 2023 में वर्ल्ड किडनी डे होता है मार्च में, हमने तब वो स्टार्ट किया था। 21 डेज़ का वो रथ यात्रा थी। आयुष मंत्री जो थे उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था, और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने उसका कंक्लूजन किया था। और हमने 21 दिन तक लखनऊ में डिफरेंट लोकेशंस पर रैंडम लोगों को चेक किया था। और आपको जान के बड़े ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब पुलिस पर्सनल भी थे जो कि CM सिक्योरिटी में थे, या बहुत सारे नेताओं के सिक्योरिटी में थे। उनका ब्लड प्रेशर 200/100 था, उनका ब्लड शुगर 400 था, जो कि बहुत ज़्यादा था, और कोई सिम्टम नहीं था। और अभी आपने सिम्टम्स के बारे में भी पूछा था मुझसे, तो अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर उतना हाई होता है और कोई सिम्टम नहीं होता, सर दर्द नहीं होता, चक्कर नहीं होता, राइट। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, 400 है, 400 पार है, और तो भी कोई सिम्टम नहीं होता। यस मैम, ये बहुत पॉसिबल केसेस मैंने जी। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पे बैठ करके एक पेशेंट से बात करी थी जो दुबई में बाहर का खाना खाते थे, और उससे उनको धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ। फिर ब्लड प्रेशर होते होते, क्योंकि वो उनकी फैमिली साथ में नहीं थी, तो वो जंक फूड खाते रहे, बाहर की चीज़ें ये सब खाते रहे, धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर हुआ, और फिर ब्लड प्रेशर का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, इस वजह से उनकी किडनीज ख़राब हो गई। और अब स्टेट ये है कि जल्दी ही मतलब उनको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आप डायलिसिस की तैयारी करिए, आपको कुछ ही दिनों में डायलिसिस करवाना पड़ेगा। चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी हो, इनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। इतने हल्के होते हैं ना कि आपको, एक नॉर्मल आदमी को पता भी नहीं चल सकता। कभी कभी पेशेंट को भूख बिल्कुल नॉर्मल लगती है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो जागरूक रहें, खाना पीना ढंग का खाएं, बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करें, पानी बहुत अच्छी तरह से पिएं। जो फ्री की चीज़ें हैं, पहले मैं वही बताती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें करें, सांस अच्छी तरह से लें, क्योंकि हम लोग सांस भी ठीक तरह से नहीं लेते, बिल्कुल फ्री की चीज़ है, और फिर भी हम उसको सांस को अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। योगा है या एक्सरसाइज है, वो भी सब कुछ फ्री का है। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ दोनों चीज़ों से बच सकते हो। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉर्निंग सन होता है या जो सर्दी की धूप होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन 5-6 चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो हम बहुत अच्छे से हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम वेलनेस पे काम नहीं करते हैं, हम सीधे जाके बीमारी पे काम करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे नेचर में ही हमें मिली हैं। बिल्कुल, जो मैं तो अपने पेशेंट से कहती हूँ कि भाई जो सीजनल जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो खाओ, ब्रोकली और जो एग्जॉटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो सुपरमार्केट में मिलते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। जो आपके देसी फल है, आपको गांव देहात में, शहर में मिल रहे हैं ना, आप पहले उनको खाओ। ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा ये कि 40 या 45 के बाद डेफिनेटली साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए है, बिकॉज क्रेटिनिन आपका जब बढ़ता है 1.5 नॉर्मल रेंज है या 1.4 नॉर्मल रेंज है, अगर वो 1.8 भी है 3-4 महीनों तक है अगर,
तो इसका मतलब यह है कि 70% किडनी डैमेज हो चुकी है। Okay. वो 70% तो रिकवर हो ही नहीं सकती है, कहीं दुनिया में कोई नहीं कर सकता उसको, वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। तो ये जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता है, या हल्का फुल्का लिवर एंजाइम्स गड़बड़ हैं, SGPT SGOT हल्का सा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो लोग सोचते हैं थोड़ा ही सा तो बढ़ा हुआ है। या फिर लिवर में आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है। यस मैम। तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि फाइब्रोसिस स्टार्ट हो चुकी हो, आप सिरोसिस की तरफ बढ़ रहे हो। तो इसलिए 40-45 के बाद एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। लिवर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो फाइब्रोस्कैन होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में केवल फैटी लिवर दिखता है ग्रेड 1 या ग्रेड 2, या जब लिवर बहुत श्रिंक हो जाता है जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे जाके पता चलता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि लिवर की प्रॉब्लम है तो एक बार फाइब्रोस्कैन ज़रूर करवा लेना चाहिए है। ख़ासतौर से जो लोग अल्कोहलिक हैं या जो लोग डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ भी लेते हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, या जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कहते हैं, तो वो भी एक्चुअली लिवर को डैमेज करती हैं। तो जो लोग भी इस तरह की दवाइयाँ या साइकाइट्री की जो दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की जो लोग दवाइयाँ लेते हैं, उसका भी बहुत बुरा असर लिवर पे पड़ता है। तो अगर बहुत लंबे समय से ये दवाइयाँ चल रही हैं, डायबिटीज़ की, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, तो कभी कभार बीच में लिवर को ज़रूर देख लेना चाहिए है। ओके, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर, हाँ बिल्कुल। और अगर क्रेटिनिन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है, या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपका एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी जो मैं जिस पेशेंट से बात कर रही थी, तो 40 में उनका ब्लड प्रेशर 160-100 से कम नहीं होता था, तो डेफिनेटली ही वॉज हैविंग किडनी ट्रबल। तो उस पर ध्यान दें। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो फिर आपके 10-20 साल परहेज से, दवाइयों से निकल सकते हैं। अदरवाइज मैं देखती हूँ कि साल भर में ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैम ऐसा तो मैंने भी बहुत जगह सुना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो स्टार्ट करता है और वो अग्रेसिवली स्टार्ट करके फिर वो स्लो डाउन करता है। नहीं, देखिए जो बीमारी 2 दिन में आएगी वो गारंटीड होम्योपैथी 2 दिन में ठीक कर देगी, बट जो 20 साल में डेवलप हुई है तो उसको कुछ साल तो लगेंगे ना। 2 साल तो हो सकता है कि लगे ना ठीक होने में। तो इस ऐसे ही और कुछ है, ये तो कॉमन मिथ्स थे जो हाँ, ये दूसरा मिथ, ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ में नहीं लिया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साथ में चल सकती है। तो मैम होम्योपैथी की जो आप लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हो, ये क्या पर्सनलाइज्ड होता है पेशेंट वाइज? बिल्कुल एब्सोल्युटली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन पर होता है। जैसे कि हमारी अपनी क्लिनिक में जब पहली बार कोई पेशेंट आता है तो कम से कम 1 घंटा उससे बातचीत करी जाती है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, पास्ट हिस्ट्री, चाइल्डहुड की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथी में यहाँ तक कि वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो जब बच्चा माँ के पेट में था और माँ ने क्या क्या उस समय फील किया या क्या उसके प्रॉब्लम्स रहीं, वो सारी चीज़ें भी जो है वो बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम है इंडिविजुअलाइजेशन का, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम 50-60 क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके बेसिस पर हम दवाइयाँ सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे किडनी फेलियर ही है तो 500 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। अब हम पेशेंट को कौन सी देंगे? कोई पेशेंट है कि जो मीठा पसंद करता है, और कोई पेशेंट है जिसको नमकीन ज़्यादा पसंद होता है, कोई पेशेंट है कि जिससे एसी बर्दाश्त नहीं होता, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत गर्मी लगती है। तो उनकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। उन 2 लोगों की दवाइयाँ बिल्कुल भी एक नहीं हो सकती हैं। तो ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस है इंडिविजुअलाइजेशन का, जो कि बहुत एडवांस्ड है, और अभी मेडिकल साइंस जो है वो वहाँ तक अभी नहीं पहुँची है। होम्योपैथी में डॉक्टर हेनमैन जिन्होंने कि होम्योपैथी को स्टार्ट किया था, वो उस जगह पे 200 साल पहले पहुँच गए थे। और होम्योपैथी एडवांस्ड है, डेफिनेटली एडवांस्ड है। और मेरा जो क्लिनिक का नाम है वो नैनो होम्योपैथी है, वो इसीलिए है क्योंकि हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को वो एक्चुअली नैनो स्केल के भी पार है, 10⁻⁹ के भी पार है। मतलब इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड दवाई है, और उसके अलावा ये कि वो एनर्जी बेस्ड दवाई है, एनर्जाइज दवाई है, सो इसलिए इतनी इफेक्टिव है। तो मैम आपका अप्रोच माइंड बॉडी कनेक्शन को कैसे इन्वॉल्व करता है? एग्जैक्टली, क्योंकि हम हर एक चीज़ को, माइंड से रिलेटेड हर एक चीज़ को, आपको सपने कैसे आ रहे हैं, आप किस चीज़ से डरती हो, कौन सी चीज़ आपको रुलाती है, कौन सी चीज़ आपको एंक्शस करती है, आप परेशान हो जाते हो, कोई चीज़ हो सकता है, या आपको बहुत घबराहट तो नहीं रहती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना,
ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं पेशेंट को दवाई देने से पहले। तो मैम लाइक आपकी क्लिनिक में फिर एक टीम होगी जो मेनली सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम कर रही होगी किसी? एब्सोल्युटली ज़्यादातर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास एक टीम होती है जिसमें कि जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, जो कि ये सारी चीज़ों को पता लगाते हैं। क्योंकि हमको दवाई लिखने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बट उसके पीछे हमें कम से कम 1-1.5 घंटे का होमवर्क करना पड़ता है। तो मैम ऐसे क्या लेवल्स होते हैं जब आपको फील होता है कि सिर्फ होम्योपैथी या सिर्फ एलोपैथी अकेले वर्क नहीं कर सकती, दोनों को पैरेलली चलाना पड़ेगा? डेफिनेटली आजकल तो देखिए एलोपैथिक में क्या है कि एलोपैथिक में जो भी कुछ है वो या तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और या तो फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, तुरंत कंट्रोल कर देता है, वो कंट्रोल करता है, वो पैलिएट करता है, वो उसको पूरी तरह से क्योर नहीं करता है। तो एलोपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ज़्यादातर या तो इमरजेंसी है या फिर पैलिएटिव केयर की हैं। होम्योपैथिक में क्योरेटिव है, बट हम हो सकता है कि इमीडिएट रिलीफ ना दे पाएँ, तो इसलिए कभी कभी हमें पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए भेजना पड़ता है, या हम हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हमारी मेडिसिन को टाइम लगे, क्योंकि हमारी वही होलिस्टिक बेस्ड अप्रोच है। वो सारे जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं उनको जाके स्टिमुलेट करती है, वो एडल्ट स्टेम सेल्स फिर जा कर के मरम्मत करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इमिजिएटली अगर 200/100 पर ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया है तो हमें इमिजिएटली एलोपैथिक दे करके उसको पहले कंट्रोल करना है और फिर क्योरेटिव उसमें जाना है, तो हम साथ में देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर होता है बल्कि, कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, जो आयरन के लिए सप्लीमेंट्स पेशेंट ले रहा होता है, क्योंकि लिवर हो या किडनी हो उसके पेशेंट्स बहुत एनीमिक होते हैं। सो होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो एडल्ट स्टेम सेल्स को पूरी बॉडी में जाके स्टिमुलेट करती हैं, जिससे कि एक्चुअली क्योर पॉसिबल है। स्टोन है तो वो गायब हो सकता है, वो चाहे किडनी का हो चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, वो गायब हो सकता है, ठीक है। बट मैम मैंने ये भी सुना है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं वो ऑपरेट किए बिना वो निकल ही नहीं सकते। नहीं, मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा स्टोन गॉल ब्लैडर में आया कैसे? एक दिन में तो आया नहीं ना, तो वो धीमे धीमे करके डिपॉजिट होता रहता है, उस पर लेयर्स बाय लेयर्स वो बनता है, और तब जा करके हमें दिखता है कि इतना बड़ा सा स्टोन है, मतलब 5 mm का या 10 mm का। तो वैसे ही वो धीमे धीमे करके अगर बाइल का कॉम्पोजिशन सही हो जाए, जो बाइल जूस होता है उसका अगर कॉम्पोजिशन सही हो जाए, तो वैसे ही वो धीरे धीरे करके घुल भी सकता है। तो जो होम्योपैथिक दवाई होती है वो होलिस्टिक दवाई होती है, उसका क्यूरेटिव एक्शन है, वो स्टेम सेल्स के ज़रिए नेफ्रॉन्स को भी रिपेयर कर सकती है, लिवर की फाइब्रोसिस को भी रिवर्स कर सकती है। बट हाँ, कंट्रोल करने के लिए जो इमीडिएट सिम्टम्स हैं या जो इमरजेंसी सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली एलोपैथिक लेना पड़ता है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर कोई इंसान होम्योपैथी कंज्यूम कर रहा है तो वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बच सकता है? डेफिनेटली बच सकता है। मैंने बताया ना कि 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमने वर्ल्ड वाइड देखे हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि यहाँ तक कि 80 इयर्स के भी ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार 3 बार चल रहा था और वो पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ तक कि एक यहाँ पे फरीदाबाद में महंत जी हैं, तो उनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा था और वो आज के दिन इतना ठीक हैं कि वो बहुत सोशल हैं, तो वो पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। आगरा में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनको बुलाया था लाइव केस प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो खुद अपनी कार ड्राइव करके फरीदाबाद से आगरा गए थे। जबकि 1 साल पहले तक उनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस भी चल रहा था, उनको दमा की प्रॉब्लम भी है, उनको CVA जो सेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, जो नस फट जाती है, तो वो भी हो चुका था उसकी वजह से, मतलब उनका एक साइड थोड़ा वीक है, थोड़ा सा स्पीच स्लर्ड है, बट इतने वो ठीक हैं कि वो फरीदाबाद से आगरा खुद ड्राइव करके आए थे लाइव केस प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैम आपकी क्लिनिक में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है किसी भी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए? बहुत बड़ा रोल है, बिना टेक्नोलॉजी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो जब पेशेंट आता है तो उसका पल्स रेट, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमीटर से जो शुगर लेवल है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही वो की जाती हैं। BMI मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों की जड़ रहता है। उसके अलावा ये है कि जो एडवांस टेस्ट हैं उसके लिए हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर और पैथोलॉजिस्ट लैब्स वगैरह पर डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको बताया कि होम्योपैथिक में
सिस्टम में बहुत लंबा केस टेकिंग का प्रोसेस होता है, तो वो 1-1.5 घंटा उसमें लगता है। हम पेशेंट से पहले सिम्टम्स लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, और उसके बाद जो है फिर सॉफ्टवेयर हमें कुछ सजेशंस देता है, उसके बाद फिर हम दवाई सिलेक्ट करते हैं। वरना मतलब 50,000 दवाइयाँ हैं जिसमें कि सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा अब जो क्लिनिक्स हैं वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड हैं, मतलब कोई पेशेंट आता है तो हाथ से पर्चा लिखने का सिस्टम नहीं है, तो वो भी मतलब सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है। दवाइयाँ भी जो बनती हैं वो भी मतलब इंडिविजुअल दवाई हमने लिख दी, वो सही बन रही है कि नहीं, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। मैम क्योंकि स्पेशली मैंने भी अपने थ्रू आउट दी लाइफ अभी तक सिर्फ होम्योपैथी को बहुत अंडररेटेड ही देखा है कि एलोपैथी बहुत फैंसी है, वो तुरंत ठीक कर देगा। होम्योपैथी देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हैं। होम्योपैथिक से जो है वो चाहे जितना अच्छा हो जाए, मतलब जितने भी लोगों को ठीक हो, बट होम्योपैथिक दवाई कभी भी उतनी महंगी नहीं हो सकती है कि जितनी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। अमेरिका जितना कि वॉर के वेपन्स बेच करके नहीं कमाता, उससे ज़्यादा दवाइयाँ बेच करके कमाता है। तो जाहिर है ना कि वो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए होम्योपैथी की डेलिब्रेट पॉपुलैरिटी को जो है वो कम किया जाता है, उसको बैक फुट पे रखा जाता है, सो दैट कि अगर भाई सब लोग लेने लगेंगे। बट जबकि कोविड में जो है जस्ट उल्टा हो गया। हाँ, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, तो वही लोगों ने काढ़ा पिया, होम्योपैथिक दवाई पी, और उसी से लोग ठीक हुए। हमारी एक पेशेंट थी जो कि अलीगढ़ की थी, उसका जो सीटी स्कोर था, मतलब मैक्सिमम जो है 25 होता है, उसका 20-22 था, और कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। उसकी ऑक्सीजन जो है वो 60% पे चल रही थी, और उसको एक दवाई हमने फ़ोन पर बताया, और दूसरे दिन से वो इम्प्रूव होने लग गई, और महीने भर के अंदर उसका सीटी स्कोर घट करके 20-22 जो था वो घट करके 12 के आसपास हुआ, और आज के दिन तक वो ठीक है। तो आप मतलब पॉपुलैरिटी को आप कम करने की कोशिश कर सकते हो, बट पेशेंट को थोड़ी आप वो कर सकते हो। पेशेंट को अगर रिलीफ है तो वो लेगा ही लेगा, और वो खुद प्रमोट भी करेगा। फिर इसी वजह से होम्योपैथी मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न वही है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने उसको अपनाया सस्ते की वजह से, और उसके बाद फिर उससे जादू शुरू हो गए। सही बात, स्टोन्स गायब होने लग गए, किडनी फेलियर रिवर्स होने लग गया, कैंसर्स ठीक हो गए। इवन तो बहुत वाइड रेंज है, आप छोटे से चोट से लेके बड़े से बड़े बीमारी तक। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम यंग जनरेशन जो अभी बहुत भागा दौड़ी में बिजी है, जिसके पास खुद का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उस जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो अपने किडनी को केयर कैसे करें? देखिए, यंग जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ बहुत फास्ट होना चाहिए जी, और इसीलिए फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। तो फास्ट फूड जो है अपने आप में बहुत बड़ा जहर है। वो चाहे जिस तरह का भी फास्ट फूड हो, चाहे वो मैकडी का हो, चाहे वो KFC का हो, चाहे वो ठेले का हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं ये कहूँगी कि फ़ास्ट फूड के चक्कर में ना पड़ें। जो घर का बना हुआ खाना है वो खाएं, और घर के बने हुए खाने में मतलब कुछ भी आ सकता है, घर का कुछ भी बना के खा सकते हैं, वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पानी बहुत अच्छे से पिएं। तीसरी बात ये है कि मोबाइल का यूज़ 9 बजे के बाद एक्चुअली वाइट लाइट और जो मोबाइल की जो लाइट है या लैपटॉप की है, एक्चुअली हमें उससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, मैंने देखा कि जो यंगर जनरेशन है आज की जो है, सब 1 बजे 2 बजे तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना जी, वो पूरा का पूरा रिवर्स हो रहा है, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स मतलब आपको हो सकती है। कैंसर्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं आजकल के बच्चों में। तो मैम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब कि आपका विजन क्या है होम्योपैथी और नेफ्रोलॉजी के इंटीग्रेशन का? फ्यूचर में क्या आप विजन देख रही हैं? जी, ये मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी को भी मैंने सजेस्ट किया है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, और हम चाहे जितने अस्पताल खोल दें, चाहे जितने डायलिसिस सेंटर्स लगा दें, और चाहे जितनी नई डायलिसिस की मशीन्स आ जाएं, बट फिर भी हम सब पेशेंट्स का डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन दोनों का एटलीस्ट नेफ्रोलॉजी में इंटीग्रेशन पूरी तरह से। अगर पेशेंट दोनों दवाइयाँ खाता रहेगा तो डायलिसिस की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डायलिसिस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है या बंद हो जाती है। ट्रांसप्लांट से हम बहुत सारे पेशेंट्स को बचा सकते हैं, और जो ओवरऑल लोड है
हेल्थ केयर सिस्टम पर किडनी के पेशेंट्स का वो डेफिनेटली बच सकता है। और ये जो है कि होम्योपैथिक, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आके बताते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर ने मना किया है कि होम्योपैथिक दवाई एलोपैथिक दवाई साथ में खाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक दवाई बिल्कुल सेफ है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, बस ये है कि जो डॉक्टर आपका बोले आपको वो दवाई खानी है और उतने दिन के लिए खानी है। आप अपने मन से कोई दवाई खाते चले जाओगे तो डेफिनेटली उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से प्रॉपर दवाई ले रहे हैं तो फिर उसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर पैथी, बी इट आयुर्वेदा, यूनानी और एलोपैथी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ जानने मिला और आपने इतना वक्त दिया हमें इन सब चीज़ों पे, इतने डिटेल में हमें चीज़ें समझाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन विद डॉक्टर लुबना कमल। उनके इनसाइट्स ने हमें ये समझाया कि होलिस्टिक केयर सिर्फ अल्टरनेटिव नहीं, एक पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है, स्पेशली क्रोनिक किडनी फेलियर जैसे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।